हेलो गाइस एंड वेलकम टू ट्रिपल आई क्यू। और यहाँ से भाई आज हम लोग एक न्यू सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ज़्यादातर जो टेक्निकल एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भाई आपको दो पेपर एक तरीके से देना होता है। सबसे पहला तो हो गया आपका प्रीलिम्स, जिसमें आपका एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन एक तरीके से पूछा जाता है। दूसरा हो गया भाई आपका मेंस। मेंस में कहने का मतलब क्या है, इसमें आपको आंसर लिखना पड़ेगा। जैसे अभी आपका एसएससी जेई आने वाला है, या फिर कहिए अभी रिसेंटली जो आपका बीएसएफ जेई हुआ था उसमें भी आपका एक तरीके से फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था, फिर सेकंड आपका मेंस था, यानी रिटन एग्जाम था। तो अभी जो आंसर राइटिंग है इसके लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ एक तरीके से दिमाग में रख करके करना है, इसके ऊपर पहले बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को एक तरीके से डील करेंगे। देखिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने से पहले भाई सबसे पहले तो आपको यहाँ पे, जैसे अगर आप एसएससी जेई का एक तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका एक सिलेबस दिया गया होगा आपको। अगर आप बीएसएफ जेई का कर रहे हैं तो उसका भी एक तरीके से सिलेबस दिया गया होगा। तो जो आपके पास सिलेबस है भाई एग्जाम के हिसाब से, उस सिलेबस का कम से कम तो आपको 80% या फिर कहिए कम से कम तो आपको 70% एक तरीके से पहले कवर कर लेना है। यानी 80 से 70% के बीच में आपको सीखना है भाई। ठीक है, सीखने का मतलब क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट एक तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है, अगर मशीन जैसे सिलेबस में मशीन हो गया, खासकर जो इलेक्ट्रिकल का कोर पेपर है, क्योंकि आगे चल करके अगर आपका मान लेते हैं मेंस में भी हो गया, आप कोई इंटरव्यू हो गया, तो इंटरव्यू में अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया भाई आपसे, है ना, आपके कोर पेपर का, अगर वहां पे आप एक तरीके से जा करके फेल हो गए तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल हो जाता है ना। तो सबसे पहले आंसर राइटिंग पे आने से पहले भाई आपको 70 से 80% अपने सिलेबस को कवर करना है। क्योंकि आंसर राइटिंग में क्या होता है ना कि यहाँ पे रैंडम क्वेश्चन आपका पूछ दिया जाएगा। जो भी सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। जैसे मैंने एक रैंडम क्वेश्चन उठा लिया डीसी मोटर से कि वाई वी नीड अ स्टार्टर फॉर अ डीसी मोटर, या फिर कहिए वाई वी नीड अ स्टार्टर टू स्टार्ट अ डीसी मोटर। इसी में दूसरा क्वेश्चन है ऑल्सो एक्सप्लेन 3 पॉइंट स्टार्टर विद देयर प्रॉपर डायग्राम। तो अगर आपने डीसी मोटर को अच्छे से कवर किया है, या फिर कहिए इस क्वेश्चन को एक तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं भाई, तो सीधी सी बात है भाई कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, आप कितनी चीज़ों को रट करके जाइएगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो चीज़ों को आप समझ करके पढ़ेंगे तो कोई भी रैंडम क्वेश्चन पूछता है आपसे तो उसका आप एक तरीके से अपने लैंग्वेज में, फिर चाहे हिंदी में देना हो या फिर इंग्लिश में देना हो, वहाँ पे एक तरीके से भाई आप लिख पाएंगे। और अगर लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने इंग्लिश चूज कर लिया तो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी नहीं घुसाना है। और अगर आपने हिंदी चूज कर लिया तो सिर्फ हिंदी में ही एक तरीके से आपको आंसर देना है। कुछ कुछ जो टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको एक तरीके से आप इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन बाकी का पूरा आंसर आपका हिंदी में होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मिक्स नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो फिर भाई वहाँ पर फिर आपका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले सिलेबस कर लेना है, इतना कवर कर लेंगे तो भाई, क्योंकि मेंस में क्या है आपके पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि 12 क्वेश्चन है ना, 12 क्वेश्चन है, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। तो हो सकता है कि जो 2 क्वेश्चन है वो जो आपने 20% सिलेबस नहीं पढ़ा है या फिर जो आपने छोड़ दिया है एक तरीके से, उसमें से मान लेते 2 क्वेश्चन पूछ दिया है ना, तो भाई उस क्वेश्चन को आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि जो आपका वहां पे क्वेश्चन डाल रहा है उसको भी पता भाई कि इतना वाइड सिलेबस एक तरीके से हर एक बच्चा कवर नहीं कर सकता, तो आपके पास इस तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। तो 12 क्वेश्चन है तो 10 अटेम्प्ट करना है, फिर 10 क्वेश्चन पूछा है तो उसमें से 8 क्वेश्चन एक तरीके से अटेम्प्ट करना, इस तरीके से आपका रहता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है भाई आपका टाइम मैनेज करना। जो आप सेमेस्टर देते थे तो सेमेस्टर में भाई आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम रहता था, लेकिन अगर आप मेंस में आएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे भाई, तो वहाँ पे जैसे मान लेते हैं अभी रिसेंटली जो आपका बीएसएफ जेई का एग्जाम हुआ, इसी पैटर्न के हिसाब से अगर मैं आपको समझा दूँ थोड़ा सा, तो इसमें भाई टोटल 12 क्वेश्चन था। 12 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन एक तरीके से अटेम्प्ट करना होता है, और टोटल जो टाइम आपके पास 2 घंटा होता है। 2 घंटा कहने का मतलब क्या, 120 मिनट आपके पास रहेगा। 120 मिनट में आपको क्या करना है, 10 क्वेश्चन एक तरीके से बनाना है। तो एक क्वेश्चन के लिए कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट, ठीक है। तो 12 मिनट के हिसाब से आपको एक क्वेश्चन का, फिर पर क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग आंसर को लिखेंगे कैसे, कैसे कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक तरीके से चलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई आपका डायग्राम। खासकर मैं इलेक्ट्रिकल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल भी एक तरीके से है,
सिविल भी है, जैसे जेई की बात करें ऐसे जेई की, तो उसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, सिविल है। ओके, तो इलेक्ट्रिकल में भाई सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका सर्किट डायग्राम, ठीक है। और सर्किट डायग्राम अगर आपने बना लिया एक तरीके से, इसका मतलब क्या है कि आपने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है। तो सर्किट डायग्राम आपने जो बनाया है, इसको सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है कि इसके अंदर क्या क्या एक तरीके से आपने लगा रखा है, और एक बार आपने एक्सप्लेन कर दिया तो उसके नीचे में इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझा देना है। अब एक चीज और समझिए भाई, जैसे सेमेस्टर की अगर बात करें तो सेमेस्टर में आपके पास जो आंसर सीट दिया जाता था, ठीक है, आंसर सीट अलग होता था और जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आया है वो एक तरीके से अलग आता है, ठीक है। तो सेमेस्टर में क्या था कि अगर आपके पास और भी एक तरीके से एक्स्ट्रा शीट चाहिए तो टीचर आपको वहां पे एक तरीके से प्रोवाइड कर देता था। लेकिन भाई जब आप मेंस एग्जाम में बैठेंगे तो मेंस एग्जाम में क्या होता है, ये मान लेते हैं एक पेज है, तो ऊपर में मान लेते हैं भाई इतना जो आपका स्पेस है ना, इसमें आपका एक तरीके से क्वेश्चन डाल दिया गया है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा। बाकी जो है आपका ये नीचे वाला पेज है, ये स्पेस बचा और एक पेज आपको और दिया जाएगा। जैसे ये मैंने क्वेश्चन दिखाया ना, ये क्वेश्चन कम से कम तो भाई आपका 12 नंबर का पूछेगा इस तरीके का, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन एक तरीके से छुपे हुए हैं। तो आपके पास यहाँ पे पेज का भी लिमिटेशन होता है, ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट कर दिया तो सीधी सी बात है आपको अपने वर्ड्स को भी लिमिट करना पड़ेगा। 200 वर्ड या फिर 150 वर्ड में आपको एक तरीके से आंसर देना है। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ये पेज और एक ये पेज रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा शीट आप एक तरीके से वहां पे डिमांड नहीं कर सकते। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि मेरे को आंसर इस तरीके से लिखना है कि मेरा पूरा का पूरा आंसर भी हो जाए और मेरे को एक्स्ट्रा शीट का भी एक तरीके से रिक्वायरमेंट ना हो, मेरा टाइम भी एक तरीके से बच जाए। तो अभी हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर आते हैं भाई। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, व्हाई वी नीड अ स्टार्टर फॉर अ डीसी मोटर। तो अभी हम लोग सबसे पहले वाले पेज पे आते हैं, और क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, अभी आपको ओवरऑल मैं गाइड कर रहा हूं भाई, तो हमने यहाँ पे टाइमर को लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। कैसे एक तरीके से आंसर लिखा जाता है ये पहले सीख लीजिए, उसके बाद अब भाई टाइमर लगा करके एक तरीके से लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा। तो सबसे पहला है व्हाई वी नीड अ स्टार्टर फॉर अ डीसी मोटर। तो इसके लिए सबसे पहले आपको, और जितना ज्यादा आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे भाई, थ्योरी पे मत जाइए, थ्योरी लिखने लगेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम एक तरीके से किल हो जाएगा। ओके, तो अभी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये मेरा हो गया आर्मेचर और ये हो गया मेरा वाइंडिंग के चलते आर्मेचर रेजिस्टेंस, और एक शंट मोटर मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ओके, ये हो गया मेरा फील्ड को एडजस्ट करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये हो गया भाई मेरा एक डीसी शंट मोटर, यहाँ से मैंने सप्लाई दे दिया प्लस माइनस। आपको सर्किट डायग्राम प्लस आपको यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यूज करना है, थ्योरी को कम से कम यूज करना है, ठीक है, तभी जाकर के आप टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे VT अप्लाई कर रहे हैं और हम लोग को पता है भाई कि मोटर के अंदर क्या होता है, जनरेटिंग एक्शन भी एक तरीके से छुपा होता है, तो जनरेटिंग एक्शन चलते यहाँ पे क्या होगा, एक जनरेटेड EMF इंड्यूस्ड होता है जिसको हम लोग EB बोलते हैं, बैक EMF। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पे KVL लगाए तो KVL क्या हो जाएगा, VT माइनस IA इंटू RA माइनस EB मस्ट बी इक्वल टू 0, या फिर कहिए इस लूप में आप चल लीजिए, है ना। ये भाई इसके क्रॉस वोल्टेज कितना हो, VT, वही वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस VT होगा, ठीक है। तो हम लोग को भाई यहाँ पे क्या करना है, एक तरीके से आर्मेचर के अंदर के करंट को लिमिट करना है। तो हम लोगों ने इस वाले लूप में क्या किया, एक तरीके KVL लगाया, तो टोटल वोल्टेज के क्रॉस कितना था, VT, है ना। तो टोटल VT है, तो VT में से IA इंटू RA माइनस EB मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। यहाँ से अगर हम लोग VT की बात है, VT इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा EB उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा EB प्लस IA इंटू RA। तो यहाँ से अगर हम लोग IA की बात करें तो IA इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, VT माइनस EB अपॉन RA, है ना। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं भाई कि जो मेरा आर्मेचर करंट है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, VT पे डिपेंड कर रहा है, EB पे डिपेंड कर रहा है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर्मेचर रेजिस्टेंस के ऊपर। तो हम लोग को पता है अगर स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात करें, स्टैंड स्टिल कंडीशन का मतलब क्या, आपका जो मोटर का स्पीड है 0 यानी रुका हुआ है, तो इस केस में। और अगर हम यहाँ पे EB की बात करें, बैक EMF कुछ नहीं भाई, ये इसको EG बोलते हैं, जनरेटेड EMF, ठीक है। ये किस पे डिपेंड करता है, 5ZNP/60 आपने पढ़ा होगा, 5Z, ठीक है, NP डिवाइडेड बाय 60 है। तो यहाँ से ओवरऑल देख रहे हैं N और फाई क्या होता है, वेरिएबल होता है, आप कह सकते हैं EG बोलिए या फिर कहिए बैक EMF बोलिए, ठीक है। ये प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर और फ्लक्स के ऊपर। तो आप देख रहे हैं स्टैंड स्टिल कंडीशन में मेरा स्पीड एक तरीके से 0 है, तो ओवरऑल EB भी मेरा एक तरीके से 0 होगा, और EB अगर 0 है भाई तो सीधी सी बात है मेरा IA क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू हो जाएगा VT माइनस 0 अपॉन RA।
तो आपको पता है आर्मेचर रेजिस्टेंस जो है बहुत ही स्मॉल होता है ना, 0.1 0.2 ऐसे होता है, तो ओवरऑल ये मेरा कम है, लेकिन ये मेरा VT क्या है एक तरीके से रेटेड वोल्टेज आपने अप्लाई किया, तो ओवरऑल भाई करंट मेरा यहाँ पे क्या आएगा, बहुत लार्ज आएगा। तो करंट एक तरीके से लार्ज आएगा तो सीधी सी बात है आपका क्या हो जाएगा, आर्मेचर में जो वाइंडिंग लगा हुआ है उसके अंदर I स्क्वायर R लॉस के चलते यहाँ पे बर्न आउट होने का चांसेस बना हो रहता है। तो हम लोग को क्या करना है, इसी स्टार्टिंग करंट को एक तरीके से लिमिट करना है, और इसको लिमिट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग ऑलरेडी पता है लिमिट करने के लिए हम लोग रेजिस्टेंस एक तरीके से यूज करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं इस आर्मेचर वाइंडिंग में और भी यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दूं तो सीधी सी बात है ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाए, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ गया तो RA प्लस यहाँ पे क्या कर लेंगे एक तरीके से R एक्सटर्नल जो आपने ऐड किया हुआ है, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, तो आर्मेचर करंट आपका ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया, इस तरीके से आप लिख देंगे तो जो टीचर होगा जो कॉपी चेक करेगा उसको एक तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बस इतना बनाना भाई। इसको लिखने में कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट 1.5 मिनट आपके लिए काफ़ी है। कुछ लिखना चाहते हैं तो उस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1 RA इज मच स्मॉल, ठीक है, बहुत ही छोटा है, ठीक है, तो ओवरऑल आपका क्या हो जाएगा, IA मेरा एक तरीके से लार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो उसको अगर आपको लैंग्वेज में लिखना है, मैं तो आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ भाई, ठीक है, और एक बार आप समझ जाएंगे तो लैंग्वेज बना के लिख सकते हैं, हिंदी में लिखना है फिर इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग हम लोग का आर्मेचर करंट क्या है, काफ़ी स्मॉल है, और इसको कह सकते हैं जो मेरा वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज क्या है, मेरा रेटेड वोल्टेज एक तरीके से अप्लाई किया हुआ, तो इस केस में मेरा क्या हो जाएगा, आर्मेचर करंट बहुत ज़्यादा लार्ज जाएगा, तो इसको हम लोग लिमिट करेंगे। ठीक है, और इस सर्किट डायग्राम को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन और आप ऐड कर सकते हैं कि वी यूज starter to start a DC motor to limit the starting current. Why we are going to limit the starting current? Because the armature resistance is much more, ठीक है, much less, या फिर आप कह सकते हैं at starting, या फिर कहिए at starting n is 0, यानी आपका जो स्पीड होता है वो 0 होता है, उस बेसिस पे आपका जो बैक EMF होगा वो 0 होगा, बैक EMF 0 हो तो ओवरऑल आपका यहाँ पे VT यानी टर्मिनल वोल्टेज कोई ऑपोजिशन नहीं मिलेगा, तो ओवरऑल स्मॉल रेजिस्टेंस होने के कारण करंट आपका लार्ज हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया भाई। सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग आते हैं सेकंड पेज पे। देखिए सेकंड था आपका 3 पॉइंट स्टार्टर को एक तरीके से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल दीजिएगा 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, उसके बाद यहां पे आपको डायग्राम बनाना है सबसे पहले। तो डायग्राम बनाने के लिए इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं। ठीक है, पहले वी बनाना है भाई, और ये अपना अपना भाई जैसे आपको एक तरीके से आए। ठीक है, वी वाला ही बना सकते हैं, नहीं तो फिर ये नॉर्मल भी बना सकते हैं। ऐसे इसे सिंपल वाला बना के दिखा देता हूँ मैं। और कभी कभी क्या होता है ऐसा नहीं होगा तो ऐसे आप सीधे सीधे बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का आपका ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस होता है। बहुत सारे रेजिस्टेंस को हम लोग इस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं। ओके, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको समझाया रीज़न, हम लोग को स्टार्टर की भी चाहिए। तो ये हो गया आपका इस तरीके से ग्रुपिंग। और फिगर भाई आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देखना नहीं है एग्जाम में, कहाँ से देखिएगा आप, कॉपी पेस्ट नहीं करना आपको। 5 6 7 ये आपका 8। तो ओवरऑल इसमें एक हैंडल होता है, इस तरीके का मैं हैंडल दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, इस तरीके का आप डंबल दिखा दीजिए। और ये हैंडल क्या होता है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है भाई। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, यहीं से आपका एक प्लास्टिक का यहाँ से इंसुलेशन लगा के बाहर निकाला रहता है। तो उसको पकड़ कर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे 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 घुमाते हैं, कट 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 कट। अगर आपको मैनुअल में नहीं पता है, ठीक है, रियल लाइफ अगर आपने नहीं देखा तो यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे लिखिएगा 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा कैसे काम करता है रियल वाला। ओके, और क्योंकि भाई इसको हम लोग ऐसे मैनुअली पकड़ के लेके जा रहा है, तो सीधी सी बात है इसको वापस भी अपने आप आना चाहिए ना। तो अपने आप आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे स्प्रिंग लगाते हैं। ठीक है, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ। और डायग्राम भाई आपको वहाँ पे पेंसिल से बनाना है। ठीक है, ताकि कोई गलत भी हो जाए तो आप उसको मिटा सकें। ये हो गया स्प्रिंग। इसका मतलब क्या, मैं हैंडल को ऐसा पकड़ के ऐसे ऐसे लेके जाऊँगा तो स्प्रिंग क्या होगा, इसमें लिपटने लगेगा। ठीक है, तो जैसे मैं अपना हाथ हटाऊंगा तो वैसे क्या हो जाए, वापस आ जाएगा, वापस अपने पुराने पोजिशन पर आ जाएगा। ओके, अब देखिए हम लोगों ने अभी जस्ट देखा भाई कि ये जो मेरा रेजिस्टेंस है ये किस में लगाना है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर लगाना है। ठीक है, तो आर्मेचर वाइंडिंग के लिए लगाना है, तो ओवरऑल यहाँ से आप कनेक्शन बाहर निकाल के क्या कर लीजिए, यहाँ पे वाइंडिंग के चलते एक रेजिस्टेंस दिखा दीजिए RA,
और यहाँ पे भाई अपना एक आर्मेचर दिखा दीजिए। ठीक है, ये आर्मेचर हो गया। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे डायग्राम बनाया है डीसी शंट मोटर का, तो 3 पॉइंट स्टार्टर हम लोग शंट मोटर के लिए ही यूज़ करते। तो अगर आप देखेंगे भाई, तो यहाँ से जो करंट आ रहा है, लाइन करंट, ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आती है 2 पार्ट में टूट रहा है, किधर फील्ड की तरफ जा रहा है, एक आर्मेचर की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इधर से जो मेरा IF गया है और इधर से जो मेरा IA आ रहा है, ये दोनों आकर के क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पे मिल जा रहा है। ठीक है, यानी जितना KCL क्या बोलता है, जितना करंट गया तो उतना ही करंट आपका आएगा। तो यहाँ से आपका IF आ गया, इधर से आपका IL आ गया, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, फिर से हमारा लाइन करंट बन जाएगा। ओके, तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो ओवरऑल देखिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे भाई, इस तरीके से वाइंडिंग कर दे रहा हूँ मैं। ये तार निकाल के यहाँ पे, ये क्योंकि मैंने बताया कंडक्टिंग मटेरियल का बना होता है। ठीक है, यहाँ से तार निकाल के इसको मैं ऐसे दे देता हूँ, यहाँ से हम लोग सप्लाई देंगे प्लस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मेरा लाइन करंट जाएगा ऐसे, इस कॉइल से होकर के जाएगा, इस हैंडल में आएगा, और इस हैंडल को जब मैं पकड़ के ऐसे पहले इसमें लगाऊंगा स्टेप 1 में, फिर 2 में, फिर 3 में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे वर्किंग के ऊपर भी। और ये ऐसे जब चिपक जाएगा तो ऐसे करंट आते हुए ऐसे, लेकिन हम लोग को पता है जो लाइन करंट आ रहा है, अभी जो सर्किट दिखाया वो 2 पार्ट में टूटता है भाई। तो 2 पार्ट में टूटने के लिए इसका मतलब क्या, ये जो हैंडल से करंट है यहाँ से मेरा एक क्या हो गया, एक तो आर्मेचर में चला गया ऐसे, और एक मेरा फील्ड में भी जाना चाहिए। तो फील्ड में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, कलर का भी दिक्कत है यार यहाँ पे। इस तरीके का मैं और छोटा बनाता हूँ, इस तरीके का एक, ये भी मेरा कंडक्टिंग मटेरियल का होता है भाई। ठीक है, तो ये करंट देखें, ऐसा लाइन करंट आ रहा है, कॉइल से होते हुए यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे मेरा लाइन करंट आया। ठीक है, तो ओवरऑल इस पॉइंट पे आते 2 पार्ट में टूटेगा, एक करंट मेरा इधर चला जाएगा और एक करंट ऐसे होते हुए यहाँ पे, क्योंकि जब इसको चिपका देंगे तो ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे, और क्योंकि हैंडल को मैं ऐसे खींच के ला रहा हूँ, मेरे को कहाँ पे लाना है यहाँ पे। ठीक है, रेड भाई मेरे जैसे मान लेते हैं अभी हैंडल को आपने इसमें चिपकाया हुआ है, इसका मतलब क्या है, पूरा रेजिस्टेंस क्या आर्मेचर में एक तरीके से लगा हुआ है ना। तो आइए अभी जस्ट देखा आपने कि ये क्या था, VT माइनस EB अपॉन RA। तो स्टार्टिंग में मेरा EB 0, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, फुल रेजिस्टेंस लगा रखा है। लेकिन भाई धीरे धीरे क्या होगा, मोटर मेरा स्पीड पकड़ना स्टार्ट कर देगा तो EB आने लगेगा। EB आ गया, इसका मतलब क्या है, VT को अपोज करें, यानी ओवरऑल मेरा नेट वोल्टेज ऊपर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम क्या करेंगे, जैसे हम लोग इसको एक तरीके से हटाते जाएंगे, इस स्टार्टर को ऐसे पकड़ के लेकर के जाएंगे, फाइनल पोजीशन पे क्या होगा, ये फाइनल पोजीशन पे इसके साथ चिपक जाएगा आकर के। देखिए फाइनल पोजीशन पे आपका ये हैंडल यहाँ पे चिपका हुआ रहेगा ऐसे, समझ में आया, ऐसे दिखा दीजिए, ऐसे चिपका हुआ रहेगा। तो स्पीड जैसे ही पकड़ेगा EB आ जाएगा, EB आने से आपका ओवरऑल ऑपोजिशन क्या हो जाएगा, मतलब नेट वोल्टेज कम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये सब रेजिस्टेंस का हम लोग को नीड नहीं होगा। तो ये मेरा ऑफ पोजीशन था, ऑफ पोजीशन में क्या हुआ, ये डिस्कनेक्टेड होता है, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं रहेगा, ये समझे, ये डिस्कनेक्टेड रहेगा वायर आपका। और ऑन पोजीशन में फिर रनिंग पोजीशन पे क्या है, ये मेरा रनिंग पोजीशन पे ये पूरा रेजिस्टेंस एक तरीके से कट आउट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से करंट आकर के ये सीधे देख रहे हैं। अभी हम लोग फील्ड का थोड़ा दिखा देते हैं, फील्ड के लिए मैंने दिखाना है, यहाँ से करंट होकर के फील्ड वाइंडिंग को उसको थोड़ा सा और आगे निकाल लीजिए ऐसे। ठीक है, और क्योंकि भाई ये लोहे का होता है, यहाँ पे एक छोटा सा प्लंजर लगा देता हूँ मैं। ठीक है, सॉफ्ट आयरन का बना होगा, तो इसको होल्ड करने के लिए यहाँ पे एक मैं अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेट दिखा देता हूँ इस तरीके से। इसमें करंट कहाँ से आता है, ये करंट आएगा आपका सीधे फील्ड वाला। ठीक है, फील्ड वाला यहाँ से ऐसे होते हुए फिर ऐसे होते हुए फील्ड में चला जाएगा। यहाँ पे मैं फील्ड में दिखा देता हूँ, फील्ड के अंदर वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, ताकि हम लोग आगे पीछे करके फ्लक्स को चेंज कर सके। फ्लक्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिक मेरा स्पीड भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डीसी मोटर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वाइड स्पीड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल। तो ओवरऑल देखिए आप समझिए, यहाँ से मेरा लाइन करंट गया, इस कॉइल को एक तरीके से एनर्जाइज किया, यहाँ से होते हुए ऐसे होते हुए, है ना। और अभी फाइनल पोजीशन लेते हैं, यानी स्टड मेरा यहाँ पे है, तो सीधी सी बात यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2 पार्ट में टूटेगा, एक ऐसे चला जाएगा करंट और एक ऐसे होते हुए ऐसे, इधर नहीं जाएगा अभी, क्योंकि इधर हाई रेजिस्टेंस है भाई। ठीक है, और सर्किट भी ओपन है, तो ओवरऑल यहाँ से ऐसे आर्मेचर में चला जाएगा और एक ऐसे फील्ड में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 9 वोल्ट कॉइल। ठीक है, 9 वोल्ट कॉइल, फिर कहिए 9 वोल्ट कॉइल का क्या मतलब होता है, अभी थोड़ा सा समझाता हूँ भाई। ठीक है, अब देखिए ये होता है मेरा ओवरलोड कॉइल। इसका मतलब क्या, कभी भी मोटर के ऊपर ओवरलोड हुआ तो उससे बचने के लिए, तो इसका कुछ अरेंजमेंट ऐसा होता है, ये फील्ड का जा रहा है ना,
ठीक है। तो एक तार मैं यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ पे ओके, ये जो तार आ रहा है ऐसे, और एक तार भाई मैं यहाँ से ले लेता हूँ ऐसे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक लोहे का प्लंजर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सॉफ्ट आयरन का बना होता है। तो देखिए क्या होगा कि जब आपका ये माइनस, यहाँ से हम लोग देंगे इसमें डीसी सप्लाई, जब आपका भाई ये आर्मेचर रेटेड स्पीड पे होगा, फिर रेटेड लोड पे काम कर रहा हो, तो यहाँ से जो करंट आ रहा हो ये भी एक तरीके से रेटेड होगा। तो भाई इसके अंदर जो मैग्नेट बन रहा होगा ये एक तरीके से इतना स्ट्रांग नहीं होगा कि इस लोहे वाले प्लंजर को ऊपर तरफ लिफ्ट कर सके, ऊपर तरफ उठा नहीं पाएगा ये, समझे। लेकिन आप इमेजिन कीजिए और उठा नहीं पाएगा तो सीधी सी बात है, ये जो पॉइंट है इसका नाम देते हैं ए, और ये मान लेते हैं ए डैश, ये क्या होगा, ये ओपन रहेगा, चिपकेगा नहीं। लेकिन वही अगर मान लेते भाई एक तरीके से ओवरलोड हो गया, ओवरलोड हो गया इसमें मतलब क्या, उसको टॉर्क वहाँ पे ज़्यादा चाहिए मैकेनिकल लोड को हैंडल करने के लिए, तो करंट ये ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा करंट खींचेगा, सीधी सी बात, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, सीधी सी बात है, स्प्लंजर को एक तरीके से ये लिफ्ट कर लेगा। जैसे ही लिफ्ट करेगा ये दोनों, ये ऊपर जैसे उठेगा, देख रहे हैं ट्रायंगल इसमें चिपक जाएगा, जैसे ही चिपकेगा। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या भाई कि जो करंट ऐसे ऐसे जा रहा था इसमें होकर के ऐसे, ठीक है, रनिंग करंट यहाँ पे आते हैं, एक करंट तो आपका इधर डिवाइड हो गया था फील्ड के लिए, और एक आपका इधर हो गया। तो देखिए जैसे ये चिपक जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, अब ये फील्ड जो है ना, कि जो करंट आ रहा था इधर फील्ड वाइंडिंग में, क्योंकि भाई ये कॉइल है तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्योंकि इधर से सर्किट कंप्लीट हो रखा है, तो अब ये करंट क्या होगा, इधर से जो फील्ड करंट आ रहा है ये उधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये रेजिस्टिव पार्ट है, मतलब इसके चलते कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन ये भाई ऑलरेडी शॉर्टेड पाथ है, तो इधर से जो करंट आएगा ऐसे ही बाईपास होकर के, इससे होते हुए ऐसे होकर के ऐसे फील्ड में चला जाएगा, समझ गए। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं कि ये वाला जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है इसमें कोई भी करंट है ही नहीं, कोई करंट है नहीं तो कोई मैग्नेट नहीं, कोई मैग्नेट नहीं। इसका मतलब क्या, इसने जो इस प्लंजर को होल्ड करके रखा हुआ है, खींच करके रखा हुआ है भाई, इसके अंदर जैसे करंट जीरो वैसे क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो गया, इसका मतलब ये प्लंजर को छोड़ देगा। प्लंजर जैसे छूटेगा तो क्योंकि भाई आपने देखा है कि यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ऑटोमेटिक स्प्रिंग को क्या कर लेगा, पीछे तरफ खींच लेगा, यानी ओवरऑल ये शट डाउन हो जाएगा आपका मोटर। तो इस तरीके से आपका ये एक तरीके से ओवरलोड कॉइल प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए जो एनवीसी है इसको बोलते हैं नो वोल्ट कॉइल, या फिर कहिए इस स्टार्टर का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है। तो हम लोग को पता है भाई कि हम लोग अपने डीसी मोटर को एक तरीके से वेरिएबल स्पीड के लिए एक तरीके से यूज करते हैं। तो हम लोग को पता है जो स्पीड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स के ऊपर, तो फ्लक्स को घटाना बढ़ाना है तभी हम लोग को क्या होगा, स्पीड भी एक तरीके घटेगा बढ़ेगा। तो भाई मान लेते हैं मेरे को स्पीड ज़्यादा चाहिए, तो स्पीड ज़्यादा यहाँ फील्ड को कम करना पड़ेगा, फील्ड कम करना तो क्या इसका रेजिस्टेंस एक तरीके बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस जैसे बढ़ाएंगे तो ओवरऑल भाई इसके अंदर जो करंट आ रहा है, ठीक है, इस कॉइल से ही होकर के आ रहा है ना, समझ रहे बात को। तो इस कॉइल के अंदर का भी करंट कम हो जाएगा क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है फील्ड कॉइल एक तरीके से, ठीक है। तो जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे करंट कम जाएगा, करंट कम गया इसका मतलब क्या है, इसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इसको होल्ड करने का पावर है भाई वो भी कम जाएगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट से वीक हो जाएगा। तो यहाँ पे भाई अगर स्पीड ज़्यादा चाहिए, अपने फ्लक्स को ज़्यादा कम कर दिया, इसका मतलब क्या है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर का जो करंट है एक तरीके से वो भी कम गया। तो यहाँ पे चांसेस होता है कि हैंडल एक तरीके से रनिंग कंडीशन में क्या हो जाए, छूटने का चांसेस होता है। ओके, तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं 4 पॉइंट स्टार्टर को एक तरीके से बनाते हैं। तो इसमें 3 पॉइंट है क्या, 3 पॉइंट होता है क्या भाई, तो एक तो हो गया आपका लाइन, एक हो गया लाइन से, देखिए ना ये अपने आप में एक पॉइंट हुआ लाइन, फिर ये देखिए ऐसे ओवरलोड कॉइल से होते हुए यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आते ही 2 पार्ट में टूट रहा है, एक तो मेरा फील्ड में चला गया, देख रहे हैं ऐसे होते हुए इस कॉइल के अंदर होते हुए तो एक फील्ड पॉइंट हुआ, और दूसरा मेरा करंट देख रहा है ऐसे होते हुए मेरा आर्मेचर में हो गया। तो इसमें 3 पॉइंट होता है, एक लाइन हो गया, फील्ड हो गया, आर्मेचर हो गया, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं एक तरीके से 3 पॉइंट स्टार्टर। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बना लेना है, और डायग्राम जैसी बन गया और आपने ऑलरेडी इसका वर्किंग प्रिंसिपल समझा हुआ है तो आपको बस लिख देना है, ठीक है। तो लिखने में क्या करना है, ज़्यादा नहीं, आपको सबसे पहले लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में स्टार्ट करना भाई, पहले इसके अंदर क्या क्या है पार्ट्स, ठीक है। तो उसमें आप लिख देना है 3 पॉइंट स्टार्टर, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस टू लिमिट द स्टार्टिंग करंट, ठीक है। इसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं, किस लिए होता है, तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए। क्लियर हो गया। उसके बाद आपको लिखना है कि ये जो हैंडल है, हैंडल इसको लिखेंगे हम लोग हैंडल, ठीक है। ये जो हैंडल है ऐसे लिखना है, एट इनिशियल पोजीशन द हैंडल इज ऑन ऑफ पोजीशन, ऑफ पोजीशन पे होता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस हैंडल को मैनुअली एक तरीके से पकड़ करके ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 ऐसे रेजिस्टेंस को एक तरीके, फिर ग्रुप 1, ग्रुप 2 ऐसे करके हम लोग इसको कनेक्ट करते हुए जाते हैं। तो आपको लिखना पहला स्टेप क्या होगा, एट इनिशियली द हैंडल इज ऑन ऑफ पोजीशन और रेस्ट पोजीशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, मैनुअली हैंडल पकड़ करके आगे एक तरीके से ले जाना है, ठीक है। मैनुअली जैसे ही एक तरीके से लेकर के जाएंगे तो ओवरऑल आपका सप्लाई ऑन हो जाएगा, सप्लाई ऑन होते ही आपका एक तरीके से रोटेट करना स्टार्ट कर देगा भाई। और उसके बाद फिर आपका इसमें
डिसएडवांटेज क्या है वो लिख देना है कि आपका एनवीसी कॉइल है, अगर आप स्पीड को चेंज करें ऑटोमेटिक इसका करंट एक तरह से चेंज होगा, क्योंकि आप यहाँ पे रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं, तो ओवरऑल आपका करंट वीक होने के कारण यानी लो होने के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हैंडल है ये छूटने का मतलब रिलीज होने का ज़्यादा चांसेस होता है। ओके, तो इसका सबसे बड़ा डिमेरिट होता है। और ये भी आप लिख सकते हैं कि इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, तो डीसी शंट मोटर के लिए यूज़ करते हैं। और इसका फिर एक और क्वालिटी बता सकता है कि ये जो OLC है ओवरलोड कॉइल, ये किस लिए यूज़ करते हैं, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन से, ठीक है, बचने के लिए। कैसे काम करता है ये भी आप बता सकता है कि जब ये मोटर मेरा रेटेड स्पीड पे है तो यहाँ पे आपका करंट नॉर्मल फ्लो होता है और उसके पास इतना कैपेसिटी नहीं होता इस प्लंजर को एक तरीके से ऊपर लिफ्ट कर सकें, लेकिन ओवरलोड के कारण क्या हो जाएगा, करंट ज़्यादा खींचे तो ओवरऑल ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनते ही क्या हो जाएगा, इसको ऊपर की तरफ खींच लेगा, ठीक है, तो शॉर्ट हो जाएगा फील्ड के, इस एनवीसी कॉइल के अंदर कोई करंट ही नहीं जाएगा, तो ओवरऑल आपका हैंडल रिलीज हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई पहले आपको सोचना है, ठीक है, सोचना एक तरीके से सीख जाइएगा ना, और कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाइएगा तो लिखना कोई बड़ी बात नहीं। और जो आपने अभी आंसर राइटिंग दिया ऊपर में इक्वेशन के हिसाब से डायग्राम बना दिया और 4-5 पॉइंट नीचे लिख देंगे तो बस इतना काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। तो 12 मिनट में आपको भाई ये करना है। ओके, एडवांटेज लिख देना है, डिसएडवांटेज लिख देना है और इसका थोड़ा सा वर्किंग प्रिंसिपल बता देना है, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर राइटिंग। तो यहाँ तक समझने के बाद भाई ओवरऑल एक मैं पूरा समरी दे दे रहा हूँ और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होगा आप लोग के लिए, ओके, क्योंकि मैं तो इसको एक्सप्लेन करने में ही रह गया। देखिए, जो आपका पेपर होगा भाई इस तरीके का, आपके पास जो शीट होगा इसमें क्या क्या लिखना है। सबसे पहले तो आपको अपने डायग्राम बना दिया, ठीक है, इतना दूरी में आपका डायग्राम हो गया। डायग्राम के बाद आपको लिखना है इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो मैं लिख रहा हूँ उसको आप लिख लीजिएगा। पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिख देना है, इसके अंदर क्या क्या है। कंस्ट्रक्शन हो जाने के बाद आपको लिखना है वर्किंग, ठीक है, वर्किंग 4 लाइन 5 लाइन में आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आप अगर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जैसे आप लिखेंगे वर्किंग ऑफ OLC, ठीक है, यानी ओवरलोड कॉइल कैसे वर्क करता है इसके बारे में। वर्किंग ऑफ आपका जो NVC है ये, ठीक है। उसके बाद आपको इसमें लिख देना है, इतना करने के बाद आपको डायरेक्ट लिखना है इसका एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज लिख देंगे। और डिसएडवांटेज क्या है, तो डिसएडवांटेज भी लिख देंगे, ठीक है। और डिसएडवांटेज है तो सीधी सी बात है, अगर आपके पास टाइम है तो ओवरऑल इस डिसएडवांटेज से बचने के लिए क्या करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग 4 पॉइंट स्टार्टर को एक तरीके से डिज़ाइन करते हैं, फिर 4 पॉइंट स्टार्टर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको लिखना भाई, ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन डालना है, वर्किंग डालना है, उसके बाद कुछ एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंट चीज़, तो उसका भी हेडिंग डाल के करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डालना जरूरी है, हेडिंग डाल के फर्स्ट लाइन छोड़ देंगे, सेकंड लाइन से एक तरीके स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे क्या होता है कि आपका जो गैपिंग होता है ना, हर एक पैराग्राफ में गैपिंग आने के बाद जो आपका भाई ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, मतलब आंसर देखने में एक तरीके से साफ सुथरा लगता है भाई, ठीक है। हर एक चीज़ को एक ही साथ मिक्स कीजिएगा ना तो फिर वो एक तरीके से लेंदी लगने लगेगा, या फिर कहिए पता ही नहीं चलेगा रीडर को एक तरीके से कि कहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन गया, कहाँ पे वर्किंग गया, कहाँ पे इंट्रोडक्शन है, ये सब आपका गायब हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पॉइंट वाइज एक तरीके से लिखना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। मेन आपका जो आपका अंडरस्टैंडिंग है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, या फिर कहिए जो आपने सर्किट डायग्राम में एक तरीके से एक्सप्लेन किया, फिर कहिए जो आपने मैथमेटिकल इक्वेशन एक तरीके से लिखा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उससे एक तरीके से सामने वाले समझ में आ जाएगा कि हाँ इसके पास एक तरीके से नॉलेज है।